बरसात की एक शाम गिरधरगंज गांव के दो लोग आज भोलू के चाय की दुकान पे बैठे हैं। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो आज बहुत परेशान हैं। जहां लोग भोलू के चाय को 3-4 कप पी जाते थे, आज वहीं एक कप भी कोई नहीं पिया। सभी गांव के मौजूदा समस्या को लेके बहुत परेशान थे। तभी उस गांव के वर्तमान हेडमास्टर बबलू चौहान आ पहुंचते हैं। अरे अनुपम, अखिल, तुम दोनों आज इतना परेशान हो के यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? मुझे तो इस गांव में आए कितने दिन हो गए। मैंने तुम लोगों को इतना उदास आज से पहले कभी नहीं देखा। क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? आइए आइए मास्टर जी, बैठिए, आपका चाय तैयार है। मुझे पता था मास्टर जी, आप थोड़े देर में यहाँ पे आ जाओगे, इसीलिए आपकी चाय मैंने तैयार रखी हुई है। हाँ हाँ बोलू, मुझे आज अपनी वो अदरक वाली चाय पिलाना। पता नहीं क्यों आज बहुत सर दर्द कर रहा है। और हाँ, तुम लोग बताया नहीं, हुआ क्या है? तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? वो क्या है ना मास्टर जी, आज हम लोग का मन बहुत उदास है। क्यों, क्या हुआ? इतने खूबसूरत गांव के लोगों से मिलने जुलने से किसी का भी मन बेहतर हो जाएगा, लेकिन उन्हीं लोगों को अचानक आज क्या हो गया है? आपको पता है ना मास्टर जी, हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं था। कोई बीमार होता था तो उसे 2 गांव दूर 10 मील दूर जाना पड़ता था। अस्पताल पहुंचने के पहले ही न जाने कितनों की मौत हो गई। इसीलिए हम सभी ने मिलके अपने पैसे बचा के इस गांव के लिए एक अस्पताल बनवाया। बनवाया तो फिर क्या हुआ? तभी हमारी सारी बचत खत्म हो गई। अस्पताल तो तैयार है, लेकिन बिस्तर खरीदना तो अभी बाकी है। हमारे पास तो अब पैसे नहीं बचे। अब क्या होगा हमारे सपने का? ओह, ऐसी बात है। मेरे पास कुछ पैसे तो थे, लेकिन मेरी बेटी चंदा की शादी में सारे खर्चे हो गए। लेकिन हाँ, नीरगंज में मेरी एक पुश्तैनी ज़मीन है, जिसे अगर मैं बेच दूं तो उतने पैसे तो हो जाएंगे जितने में अस्पताल के लिए अच्छा बेड आ जाएगा। क्यों, क्या कहते हो तुम लोग इस बात पे? अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मास्टर जी? अरे मास्टर जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच देंगे? देखो, मेरी तो 1 साल की नौकरी और बची हुई है। मुझे तो तुम लोगों से इतना प्यार मिलता है कि मैंने तो मन बना लिया है कि आगे की ज़िंदगी मैं यहीं पे काटूंगा, तुम लोगों के पास। तुम लोग ही तो मेरे अपने हो, बाकी मेरा है ही कौन? मास्टर जी के इतना बोलते ही तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे अरे अरे, तुम लोग रो क्यों रहे हो? अच्छा सुनो, काफ़ी समय से मुझसे वो ज़मीन कुछ लोग खरीदना चाहते थे, तो अब की बार अगर उन लोगों से बात हुई तो ज़मीन उनको दे देंगे। क्या कहते हो? कल चला जाए उनके पास? आखिरकार सूरज एक उत्साह भरा उमंग लेके आज निकला हुआ है। नीरगंज के लिए तीनों लोग निकल जाते हैं और रास्ते में खूब भयानक बारिश होती है। आसमान आज काले बादलों से पूरा ढका हुआ था और हवा मानो कि बस ही पलट जाएगी। बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही होती है और तीनों के मन में अजीब सा डर समाया हुआ है। ये बारिश तो आज रुकने की नाम ही नहीं ले रही है मास्टर साहब। हम लोग तो बहुत ही डर रहे हैं कि वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग क्या करेंगे अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इतने बारिश में हम लोग वहाँ पे जाएंगे कैसे? वैसे भी गांव में पहुँचने के पहले हम लोगों को एक नदी पार करना होगा जो बहुत बड़ी है। आपका गांव क्या स्टेशन से बहुत दूर है मास्टर जी? स्टेशन पे पहुँचते ही हम लोगों को नदी के किनारे जाना होगा और फिर वहाँ से नदी पार करने के बाद जहाँ पे पहुँचेंगे वो है मेरा गांव। ऐसे ही बारिश के बीच बस में बैठकर तीनों बातें करते हैं और समय बीत जाता है। आखिरकार जब वो तीनों स्टेशन पे पहुंचते हैं तो काफ़ी शाम हो चुकी थी। रात के अंधेरे में कुछ सही से दिख भी नहीं रहा था।
सुनसान स्टेशन पे बस वही तीनों आके उतरे। बाकी दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। अरे अनुपम, अखिल, अभी तो बारिश थोड़ी थमी हुई है। चलो जल्दी से देखते हैं कि नाव घाट पे पहुंच पाते हैं कि नहीं। वो तीनों स्टेशन से बाहर आ गए। आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। दूर दूर तक बस आसमान में काली परछाई छाई हुई थी। बारिश की वजह से रात का अंधेरा अन्य दिनों के मुकाबले आज कुछ ज़्यादा ही था। वो तीनों नाव घाट की तरफ जा ही होते हैं, तभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा हो। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। महज थोड़ी देर बाद कोई वृद्ध इंसान उनकी तरफ कच्चे रास्तों पे नंगे पांव चले आ रहा था। उनके चलने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। तभी वह तीनों के पास आके पहुंच जाता है। तभी बबलू उन्हें देखते ही पहचान गए और बबलू उनसे बोलते हैं, अरे मनोज भैया, आपको तो देखे हुए कई साल हो गए। मैं इधर कितने सालों से आ भी नहीं पाया था और हमारी मुलाकात ऐसे होगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी वह बबलू को देख के बोलते हैं, अरे बबलू, तुम आज इतने दिनों बाद यहाँ पे क्यों आए हो? अच्छा, अपने घर पे जा रहे हो क्या? वैसे भी कोई काम आन पड़ी होगी तभी तुम आज यहाँ पे आए हो, नहीं तो इतने साल बीत गए तुम तो एक रात के लिए भी यहाँ पे नहीं आए। अरे मनोज भैया, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है, जिस गांव में मैं मास्टर हूँ उस गांव के ये दोनों लोग हैं, अखिल और अनुपम। ये दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये लोग अपने पैसे बचा के अपने गांव में एक हॉस्पिटल खोले थे। बबलू मनोज भैया को सारी बातें बताता है। फिर मनोज बोलते हैं, अरे इन दोनों के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। तो क्या तुम अपने पुश्तैनी ज़मीन को बेचने के लिए यहाँ पे आए हो? चारों बात करते करते आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अगर वो समय से नाव घाट पे नहीं पहुँचे तो वहाँ से आखिरी नाव चली जाएगी और फिर उनके आने के प्रयोजन में भी पानी फिर जाएगा। वैसे भी आसमान अभी अभी साफ हुआ था, बारिश कब आ जाए कुछ पता नहीं था। मनोज भैया तीनों लोगों को लेके आखिरकार नाव घाट पे पहुंच जाते हैं। लेकिन नाव घाट पे आते ही वो लोग देखते हैं कि आखिरी नाव भी जा चुकी है। ये सब देख के बबलू बहुत ही दुखी मन से बोलता है, अरे जो सोचा था वही हुआ। यहाँ तो एक भी माझी घाट पे नहीं है, बस नावें बंधी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब तो पूरी रात यहीं पे बारिश में गुजारनी पड़ेगी। तभी मनोज भैया बबलू से बोलते हैं, देखो बबलू, अब परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। नदी का लहर देख रहे हो? जो नदी हमेशा शांत रहती थी, आज वो कितनी तेज बह रही है। आज रात भर तुमको बारिश में भीगना पड़ेगा। तुम लोग एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। हाँ मास्टर जी, ये सही कह रहे हैं। वैसे भी अब हम लोगों के पास दूसरा कोई चारा नहीं है और देखिए बारिश भी आने वाली है। देखो बबलू, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो मेरा घर तुम्हारे लिए सदैव खाली रहेगा। अगर तुम आना चाहो तो चल सकते हो। अरे मनोज भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपका घर तो मेरा ही घर है। आप तो मेरे बड़े भाई हैं। वैसे भी आपने कितनी बार मुझे इमरजेंसी में स्टेशन तक छोड़ा है, मुझे सब याद है। तभी पीछे से अखिल बोलता है, मास्टर जी मनोज भैया के घर चलते हैं ना। वैसे भी बारिश आने वाली है, देखी ना कितने बादल लगे हुए हैं ऊपर। बबलू कुछ देर सोच विचार करने के बाद मनोज भैया के साथ जाने को तैयार हो जाता है और उनकी बैलगाड़ी पे बैठ के
आधी रात में उनके घर के लिए निकल जाता है। हल्का हल्का बूंदाबांदी फिर स्टार्ट हो चुका था और बैलगाड़ी पे एक एक बूंदें गिर रही थी। तभी बबलू और मनोज भैया रास्ते में बात करना शुरू कर देते हैं। अरे मनोज भैया, आपकी तो काफ़ी उम्र हो गई है, लेकिन आप तो बैलगाड़ी बहुत अच्छे से चला ले रहे हैं। आपके हाथ और पैर में दर्द नहीं होता है क्या? अरे नहीं बबलू, पहले बहुत दर्द होता था, उठ भी नहीं मिलता था, लेकिन अभी सारा दर्द खत्म हो चुका है, अब कोई दर्द नहीं होता। मनोज भैया के ऐसा बोलने पे बबलू बहुत ही हैरान हो जाता है। अब नहीं दर्द होता, इसका क्या मतलब है मनोज भैया? अरे छोड़ो ना बबलू, देखो ना कितना काला बादल लगा हुआ है, मानो अभी बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा। जोरों की बारिश एक बार फिर से स्टार्ट हो जाती है और पूरा बैलगाड़ी के समेत सभी भीग जाते हैं। तभी मनोज का घर आ जाता है। अरे मास्टर जी, ये घर कितना पुराना लग रहा है। ऐसा लगता है मानो कोई इसमें रहता ही ना हो। चारों तरफ मकड़ी का जाला है और दीवारें फटी हुई हैं। घर से अजीब बदबू आ रही थी, मानो कभी घर साफ ही ना होता हो। देखो बबलू, मैं तुम लोगों को कुछ खाने को तो नहीं दे पाऊंगा, तुम लोग को बस बारिश से बचा सकता हूँ। तुम लोग आज यहीं पे सो जाओ और कल जैसे ही बारिश ख़त्म होगी अपने ज़मीन का काम कर लेना, और कोई भी आवश्यकता हो मुझे ज़रूर बुलाना। अरे कोई बात नहीं है मनोज भैया, कोई भी दिक्कत होगी हम आपको ज़रूर बुला लेंगे। वैसे भी हम लोगों को बस बारिश से बचना है, भोजन तो हम लोग करके आए थे। इतना बोलकर मनोज वहाँ से चले जाते हैं। यात्रा के दौरान थक जाने की वजह से अखिल और अनुपम तुरंत ही सो जाते हैं, लेकिन बबलू कुछ सोच रहे होते हैं। तभी सोचते सोचते बबलू को भी नींद आ जाती है और वह भी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। रात को खट खट की आवाज़ आने की वजह से बबलू की नींद खुल जाती है। बबलू सोचने लगता है कि इतनी रात को आवाज़ कहाँ से आ रही है। अरे ये इतनी रात में फावड़ा चलाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? दूर दूर तक कोई खेत भी नहीं है और ना ही सवेरा हुआ हुआ है। इतना कहने के बाद बबलू जंगले की तरफ चला जाता है, लेकिन बबलू जो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बबलू देखता है कि मनोज भैया घनी बारिश में फावड़े से ज़मीन में कुछ खोद रहे हैं। क्या खोद रहे हैं उसको बिल्कुल नहीं पता था। ऐसा लग रहा था कि मानो मनोज कोई चीज़ को उभारने की कोशिश कर रहा हो। बबलू ये सब जंगले से देख रहा होता है। अरे ये मनोज भैया इतने बारिश में बाहर क्या कर रहे हैं? ये इतनी उम्र में इतना जल्दी जल्दी फावड़ा कैसे चला ले रहे हैं? बबलू बहुत डर जाता है और वह अनुपम और अखिल के पास आके उन्हें उठाने लगता है। अरे तुम दोनों जल्दी से उठ जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तीनों जब जंगले के पास आके खड़े होते हैं तो वो बाहर देखते हैं तो उन्हें बाहर कुछ नहीं दिख रहा होता है। बबलू बहुत ही डर जाता है, उसे बस मिट्टी दिख रही होती है और बाहर कुछ नहीं दिखता है। अरे मनोज भैया तो अभी यहीं पे खड़े होकर कुछ खुदाई कर रहे थे, अभी अचानक से वो कहाँ चले गए? हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे अखिल, एक काम कर, जाके देख तो वहाँ पे क्या है जहाँ मनोज भैया खुदाई कर रहे थे।
तभी अखिल बागीचे में खुदे हुए मिट्टी के पास जाने लगता है। धीरे धीरे वो मिट्टी के पास पहुंचता है और हाथ से हटाने पे जो दिखता है उसे देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मास्टर जी, इसमें तो एक गगरी है सिक्कों से भरी हुई, जल्दी आइए। मिट्टी में एक सिक्कों से भरा गगरी दबा हुआ था। तभी मास्टर जी और दोनों वहाँ पे आ पहुँचते हैं। तभी गोपाल गगरी को देख के बोलता है, अरे ये ज़रूर मनोज भैया का गगरी है जो यहाँ पे छिपा के रखे हुए हैं। ये हम लोगों का नहीं है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं और देखते हैं मनोज भैया कहाँ गए हैं। बबलू इतना बोल ही रहा होता है कि अचानक अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। बबलू बहुत घबरा जाता है। अरे इतनी डरावनी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये कौन बोल रहा है? चलो इसी रात यहाँ से निकल चलते हैं। तभी चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और तीनों जो देखते हैं उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सर से पसीने छूटने लगते हैं। हे भगवान, ये तो भूत है। हम लोग तो भूत के पास फंस गए हैं। मनोज भैया कहाँ गए? घबराओ मत बबलू, मैं ही मनोज हूँ। हाँ, तुम लोग सही सुन रहे हो। मैं तो 1 साल पहले ही मर गया। मैं तो तुम्हारी ईमानदारी को देखने के लिए यहाँ आया था और सोचा तुम्हारी मदद करता चलूँ। मेरे कमाए इन पैसों की वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। तभी भगवान की कृपा से मुझे तुम मिल गए। मैंने सोचा तुम्हें अपने घर पे ले आऊं और ये पैसा तुम्हें दे दूं, और तुम्हारे ईमानदारी को भी मैंने परख लिया है। इतने पैसे में तुम लोग का हॉस्पिटल फिर से खुल जाएगा। अरे मनोज भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भैया के उस पैसे की वजह से आज इन लोगों का हॉस्पिटल खुल चुका था और उसमें बेड की भी सुविधा उपलब्ध हो गई थी। इन लोगों का ये सेवा देख के मनोज भैया को मुक्ति मिल गई और हॉस्पिटल बहुत ही धूमधाम से चल रहा था। सच्चाई पे चलने वालों की भगवान किसी न किसी तरह मदद ज़रूर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और ऐसे ही हॉरर एंड मॉरल स्टोरी देखने के लिए अपने इस कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला 2 गुना बढ़ जाता है। धन्यवाद।